नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बेसिक कानून में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि संपत्ति खरीदते समय खरीदार को अर्थात संपत्ति के क्रेता को कौन कौन से प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं संपत्ति खरीदने के दौरान, वरना उसे बाद में अनेक कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे संपत्ति खरीदने के बाद उसके लिए फ्रस्ट्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और उन चीज़ों को पॉइंट वाइज समझते हैं कि बायर्स को कौन कौन से प्रिकॉशंस संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के दिन मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सबसे पहले संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को अर्थात क्रेता को उस संपत्ति से संबंधित बने सेल डीड को समझने की आवश्यकता होती है। तो सेल डीड को ध्यानपूर्वक उसे पढ़ना चाहिए और पढ़कर पूरी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। इसमें प्रॉपर्टी से संबंधित सभी कानूनी और वित्तीय शर्तें, इसके अलावा अधिकार और विक्रेता और ख़रीदार की जानकारी रहती है। इसके अलावा इसमें साक्ष्यों और गवाहों का भी मिश्रण रहता है, जिनके बारे में संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को ध्यान से पता रहना चाहिए। यदि सेल डीड में शामिल शब्द या प्रावधान क्रेता को समझ में नहीं आते हैं तो किसी अनुभवी और प्रमाणित अधिवक्ता से सलाह लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सही सलाह से ही सेल डीड के हर बिंदु को स्पष्ट रूप से जान सकेंगे और भविष्य में किसी विवाद या समस्या से बचा जा सकेगा। क्रेता के लिए संपत्ति खरीदते समय यह भी अति आवश्यक है कि वह प्रॉपर्टी के चौहद्दी की जांच करे, अर्थात वह जिस प्लॉट या जिस खेत का रजिस्ट्री लेने वाला है उसके चौहद्दी अर्थात उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में किन किन लोगों की भूमि है, यह सेल डीड में साफ साफ लिखा होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लॉट के हर तरफ की सीमाएं, यदि उसके किसी भी दिशा में चक्रोड या नाली का निर्माण किया गया है तो उसका भी स्पष्ट विवरण होना चाहिए, और भूमि की सीमाओं को ज़मीन पर जाकर मिलाना अति आवश्यक होता है। आप अपने प्लॉट के चारों तरफ के जितने भी खेत के मालिक हैं उनसे जाकर मिलें और उनसे जानकारी की पुष्टि कर लें, जिससे आप इस बात के लिए स्पष्ट हो सकेंगे कि दस्तावेज में जो भी विवरण दर्ज किए गए हैं वह असल में स्थिति से मेल खा रहे हैं या नहीं। संपत्ति खरीदते समय क्रेता द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है, जिसकी जानकारी उसे पूर्ण रूपेण होनी चाहिए, वो है कि जिस व्यक्ति से संपत्ति खरीदी जा रही है अर्थात विक्रेता पक्ष की जो मालिक है संपत्ति का, उसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। सेल डीड में विक्रेता के नाम, भूमि रिकॉर्ड अर्थात खसरा, खतौनी, जमाबंदी से पूर्ण रूप से मिलान कर लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि विक्रेता ही वास्तविक मालिक है और भूमि पर अन्य व्यक्ति का दावा नहीं है। राजस्व विभाग या तहसील कार्यालय से स्वामित्व की पुष्टि कराना आवश्यक है। यदि आप अपने माध्यम से नहीं करा सकते हैं तो किसी रजिस्टर्ड एडवोकेट से जाकर इस बाबत आप जानकारी प्राप्त करें, और यह बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं उसके पास उस ज़मीन को बेचने का मालिकाना हक है या नहीं। क्रेता द्वारा इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि जिस प्लॉट का रजिस्ट्री लेने वाला है उस पर कोई बंधक या ऋण की स्थिति तो नहीं है। यदि भूमि पर किसी बैंक या संस्था के पास गिरवी रखी गई है या उस पर कोई बंधक या ऋण है तो इस बात की भी जानकारी क्रेता को होनी चाहिए। अगर बंधक, ऋण या गिरवी से संपत्ति मुक्त है तभी आपको उस संपत्ति का क्रय करना चाहिए, और इस बात की भी पुष्टि की जानी चाहिए कि संपत्ति पर यदि बैंक से कोई लोन है या कोई बंधक है या कोई ऋण है तो जब तक विक्रेता उस बंधक, ऋण या लोन का निपटारा नहीं करता है और उससे संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक आपको संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए। क्रेता को एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान देना अति आवश्यक है कि भूमि का उपयोग और जोनिंग की जानकारी होनी अति आवश्यक है।
यह सुनिश्चित होना चाहिए कि भूमि का उपयोग कृषि, आवासीय या व्यावसायिक किस श्रेणी में आता है। स्थानीय प्राधिकरण या नगर निगम से भूमि उपयोग की जानकारी प्राप्त कर लें। गलत श्रेणी की भूमि खरीदने पर निर्माण या उपयोग में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यदि आप कोई ज़मीन खरीदते हैं और वह ज़मीन कृषि भूमि है जो कि खेती करने के लिए होती है और आप उस पे अपने घर का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि कृषि भूमि के बैनामे पे आप कोई उद्योग धंधा स्थापित करते हैं, तब भी अगर कंप्लेन किया जाता है तो आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इन कानूनी विसंगतियों से बचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप भूमि की श्रेणी को ध्यान में रखें, क्योंकि जिस पर्पस से आप ज़मीन ले रहे हैं उस पर्पस को फुलफिल होना बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए ज़मीन का बैनामा लेते समय क्रेता के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह इस बात की पुष्टि कर ले कि वह संपत्ति जो उसके द्वारा धारित किया जाने वाला है वह किस श्रेणी पर आती है। एक अन्य बिंदु जो कि क्रेता को ध्यान देने योग्य है वह है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सेल डीड को वैध बनाने के लिए उचित स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान और रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के समय दोनों पक्षों की उपस्थिति और पहचान पत्र जरूरी होते हैं। रजिस्टर्ड सेल डीड ही कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज होती है। स्टाम्प ड्यूटी आपको हमेशा संपत्ति के सर्कल रेट के हिसाब से देना चाहिए, और जितना भी सर्कल रेट आपका बनता है आपको कोशिश करनी चाहिए कि उससे 500 रुपये ज़्यादा का ही स्टाम्प आप बनाएं। इस वजह से, क्योंकि कभी कभी सर्कल रेट से कम की संपत्ति अगर आप दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन डीड में, तो आपको आगे चलकर कानूनी विसंगतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार जब बताए गए बिंदुओं का आप ध्यान से अवलोकन कर लें और आपका सभी दस्तावेज और विक्रेता पर, इसके अलावा गवाहों पर पूरा भरोसा हो जाए, तब आप संपत्ति खरीदें और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कानूनी हक प्राप्त करने के लिए संबंधित कागजात पर आपको मालिक के रूप में दर्शाया जाना अति आवश्यक होता है। इसके लिए म्यूटेशन अर्थात नामांतरण की प्रक्रिया होती है, जिसे खारिज दाखिल के नाम से भी जाना जाता है। अतः सेल डीड जब रजिस्टर हो जाता है, अर्थात क्रेता द्वारा जब भूमि क्रय कर ली जाती है, तो उसके बाद भूमि का म्यूटेशन करवाना जरूरी है। यह प्रक्रिया राजस्व विभाग में होती है। राजस्व विभाग अर्थात आपके जुरिस्डिक्शन में आने वाले आपको तहसील में जाना होता है, जहां से यह प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें भूमि का स्वामित्व खरीदार के नाम दर्ज हो जाता है और म्यूटेशन के बाद ही खरीदार को भूमि पर पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त होता है। क्योंकि कागजों पर यदि संपत्ति के मालिक के रूप में आपका वर्णन नहीं है तो आपका मालिकाना हक वीक प्रकृति का माना जाता है, और इसके अलावा आपको अनेक प्रकार से कानूनी बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उस संपत्ति को खरीदने के बाद म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो संपत्ति का विक्रय करने वाला यह खतरा रहता है कि वह डबल रजिस्ट्री कर दे, क्योंकि खतौनी पर उसी का नाम मालिक के रूप में रहता है और म्यूटेशन होने के बाद ही आपका नाम मालिक के रूप में दर्ज होगा। और यदि आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो विक्रेता ही मालिक के रूप में बना है, तो उस खतौनी के आधार पर वह किसी अन्य व्यक्ति को सेम प्रॉपर्टी जो आपको उसने विक्रय किया है किसी अन्य व्यक्ति को भी वो बेच सकता है, जिससे आप बाद में कानूनी विसंगतियों के पचड़े में पड़ेंगे और इससे आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। संपत्ति रजिस्ट्रेशन के बाद आप प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करा लेते हैं तो संपत्ति दस्तावेजों का संरक्षण करना भी आपका प्रमुख कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि सेल डीड रजिस्ट्रेशन होने के बाद म्यूटेशन होता है और इसके बाद संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे कि सेल डीड, रसीद, नक्शे और प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है। किसी भी संदेह की स्थिति में आपको लीगल एक्सपर्ट या किसी अधिवक्ता से सलाह लेना बेहतर होता है। यदि दस्तावेजीकरण और विशेषज्ञ मार्गदर्शन से भविष्य में आप विवादों से बच सकते हैं। अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक होता है कि क्रेता द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जो उस संपत्ति के
क्रय विक्रय से संबंधित हैं उनका संरक्षण करके अपने पास अपने पोजीशन में रखें। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के अलावा भी कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिनका ध्यान क्रेता को संपत्ति खरीदने के समय ध्यान रखना चाहिए। यदि आप प्लॉट का रजिस्ट्री कर रहे हैं तो रजिस्ट्री वाले दिन ही आप कोशिश करें कि उस पर इमीडिएट कब्जा ले लें, क्योंकि कब्जा लेने में अगर आप देरी करते हैं तो यह आपके लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा संपत्ति में जिन 2 गवाहों का जिक्र किया जाएगा वो विटनेसेस किसी को भी आपको नहीं बना लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को विटनेस बनाना चाहिए जो भरोसेमंद व्यक्ति हों। आपको रिलेटिव्स को विटनेस बनाने से बचना चाहिए,